अस्सलाम वालेकुम। MGT 101 का आपके पास टॉपिक 160 स्टार्ट होता है, जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, और इसका दूसरा नाम हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट। ये आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और अपने MCQs के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs आपको गिवन है। जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी डेफिनेशन है और क्या चीज़ आपने अपने MCQs के लिए प्रिपेयर करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके MCQs के लिए। ए फर्स्ट आपका MCQs आ सकता है कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। वो हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किसी भी हमारे पास जो एंटिटी है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। अब यहाँ पे ये वैसे आप पहले भी ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी दोबारा आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर पहले आपने कवर नहीं किया तो इसको कर लें। ठीक है, उसके अलावा जो बैलेंस शीट होती है वो हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता चल जाए किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन का। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट हमारे लास्ट टॉपिक में कवर हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि इनकम स्टेटमेंट का हमारे पास फार्मूला क्या है। आप क्या करते हो, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं एक ईयर में, आप उनमें से माइनस कर देते हो अपनी इनकम्स को। यही आपके पास इनकम स्टेटमेंट का फार्मूला होता है ना, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस इनकम्स। इनकम स्टेटमेंट में आप इस फार्मूले को यूज़ करते हो। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है कि जो हमारे पास इनकम और एक्सपेंसेस है ना, इनकम और एक्सपेंसेस हमारे पास, इनको हम मेजर करते हैं एक्यूरल कॉन्सेप्ट के थ्रू। एक्यूरल कॉन्सेप्ट हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम वो रेवेन्यू अपना एंटर करते हैं जो हमारे पास अर्न हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने कोई भी सेल की, अभी हमें कैश नहीं मिली अभी हमें, मतलब कैश रिसीव नहीं हुई, ऑन क्रेडिट हमने सेल की। तो अब जो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आप उस सेल को रिकॉर्ड कर लो। अगर जी आपको कैश नहीं मिली लेकिन सेल तो आपने कर दी, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो। सेम एक्सपेंसेस के साथ भी ये ऐसे ही डील करता है कि एक्सपेंसेस जब हमारे हो जाते हैं ना, जब तब एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने रेंट पे करना है तो वो हमारा एक्सपेंस है। अब रेंट हमने पे करना है एट द एंड ऑफ मंथ, या लेट भी हो सकता है मंथ से। हम कैश में वो बाद में पे करेंगे, लेकिन हम एंट्री यहाँ पे पहले ही कर लेंगे कि ये चीज़ हमारे एक्सपेंस में आती है, ये चीज़ हमारी इनकम में आती है। ठीक है, एंट्री हम पहले कर लेते हैं और कैश हम बाद में पे करते हैं। ठीक है, ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो है ये कहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये ज़रूरत नहीं है याद करने की कि एक्यूरल कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, या इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये जस्ट मैंने वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट है वो हमारा किसके रिलेट है, किससे रिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट होता है इसको हम मेजर करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है ना, एक अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, जो एक अकाउंटिंग पीरियड हमारा होता है 12 मंथ्स का, या जितना भी नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर जितनी भी हमने रेवेन्यू किए हैं ना, या जितने भी हमने एक्सपेंस किए हैं वो हमने मेजर कर लिए। अगर हमने वो मेजर कर लिया तो ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है एक अकाउंटिंग पीरियड का। और एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर हम उसको मेजर कर लेते हैं तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। क्लियर, तो वो हमें बताएगा कि मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कितना हमने क्या किया है, रेवेन्यू है हमारा, और कितने हमारे एक्सपेंस हुए हैं। अगर तो एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो फिर हमें लॉस जाएगा, अगर एक्सपेंस कम होंगे तो फिर ऑब्वियसली हमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है IAS 1। IAS 1 जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल का, और जो IAS 2 है वो भी हम, पहले हमने IAS 2 पढ़ा ना, अब हम IAS 1 पढ़ेंगे। कि ये दोनों बेसिकली हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग IAS 1 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जो इनकम स्टेटमेंट है उसको दो मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेस मेथड, सेकंड हमारे पास आता है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस मेथड। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस मेथड जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और जो फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेस मेथड है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, और उसकी डेफिनेशन ये है यहाँ पे जो आपको मेंशन है यहाँ तक। ठीक है, पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसके मेथड लिखने हैं, और नेक्स्ट स्लाइड भी इसी में ही आपने लिखनी है। फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेस मेथड आपके पास क्या कहता है कि ये जो मेथड है ये आपका अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, आपका अकाउंटेंट बनाता है। लेकिन बनाता क्यों है, ताकि किस बेस पे बनाता है, प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट की बेस पे बनाता है। ठीक है, प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब अभी जो आपकी कंडीशन है प्रेजेंट में, मतलब अब नाउ करंट जो आपकी सिचुएशन है कंपनी की। ठीक है,
हालिया जो सिचुएशन है आपकी, उसके अकॉर्डिंग ये इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, अकाउंटेंट बनाएगा। तो इस मेथड को हम कहेंगे कि ये अगर अकाउंटेंट बनाए प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेस मेथड आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, IAS 1 के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्सपेंसेस है वो हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मतलब जो हमने सेल्स किए, ठीक है, उस पर जो कॉस्ट आई वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए चीज़ें बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास है जो हम सेल करने के लिए, मतलब हमें एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, लाइक सेल करने के लिए हमें लेबर चाहिए जो हमारी प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, तो वो जो आएगी वो भी हमारा एक्सपेंस होगा। सेलिंग एंड मार्केटिंग है, आप सेल कर रहे हो और फिर मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप ये भी बता रहे हो कि मतलब आप मार्केटिंग में आ जाते हैं, आप कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या आप लोगों को बता रहे हो, कोई कमर्शियल के थ्रू आप कर रहे हो या ऐड चला रहे हो अपनी किसी प्रोडक्ट का। ठीक है, लाइक यूट्यूब पे ऐड चलते हैं, फेसबुक पे चलते हैं, इंस्टा पे चलते हैं, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो आपको वहाँ पे ऐड मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सिंपल लाइक टीवी देखते हैं तो आपको टीवी पे भी कमर्शियल्स मिलती हैं। अब वो सारी चीज़ें क्या है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, हर जो बंदा है वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग मस्ट है करनी, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजनेसेस हो गए हैं कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं, क्या मतलब बिजनेस है जो आपको यूज़फुल प्रोडक्ट दे रहा है और क्या नहीं दे रहा। तो इसलिए अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और उसके अलावा ये है कि ये हमारा एक्सपेंस होता है मार्केटिंग में जितना भी खर्चा आए। उसके अलावा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फाइनेंशियली आपको जितना भी एक्सपेंस करना पड़े वो आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस में आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास इनकम टैक्स आ जाता है, जो आप इनकम टैक्स पे करते हो, मंथली करते हो या फिर आप ईयरली करते हो, जितना भी आप इनकम टैक्स पे करते हो अपनी कंपनी के अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, वो आपका इनकम टैक्स जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आती हैं इनकम्स। ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है, उस स्लाइड पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे इसको आगे लिख दिया। इनकम्स को हम डिवाइड कर लेते हैं दो ग्रुप्स में, एक हमारे पास आ जाता है सेल्स रेवेन्यू, सेकंड हमारे पास आ जाता है अदर इनकम। अब सेल्स रेवेन्यू हमें हमारी कौन कौन सी इनकम आती हैं जो हम सेल्स करते हैं उससे जनरेट होती हैं, इसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। ठीक है, जो हमने सेल्स की उससे हमें जितना भी पैसा आया वो हमारा सेल्स रेवेन्यू होगा। अदर इनकम्स में हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आ जाती हैं, मतलब ये एक ही चीज़ के दो नाम है। ठीक है, इसमें हमारे पास वो इनकम्स आ जाते हैं जो हमारी सेल्स से जनरेट नहीं हो रही, लाइक हमारे पास जो इनकम्स होती हैं, लाइक अगर आपने किसी को डेट दिया हुआ है, आपको डेट वापस कर रहा है, अब वो आपको डेट वापस कर रहा है तो ऑब्वियसली ये सेल्स से नहीं है, वो जस्ट उसने डेट लिया हुआ था और वो आपको वापस कर रहा है। इस टाइप की जो इनकम्स आएंगी वो आपकी अदर इनकम्स में आ जाएंगी। ठीक है, ये जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, बाकी आपने इसको याद नहीं रखना एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है OCI। OCI की आपने डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे OCI जो है हमारे पास, OCI हमारे पास क्या है, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, इसकी एब्रीविएशन भी आपने याद रखनी है। ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारे पास क्या होती है, ये हमें बताती है कि जो हमारी पूरा एक अकाउंटिंग ईयर है हमारा, उसमें हमारा जो अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस जो है वो क्या है। ठीक है, अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस आपका क्या होता है कि कितना आप अप जा रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है आपको, कितना आप डाउन जा रहे हो, कितना आपको लॉस हो रहा है। किस बेस पे ये बताती है कि आपने जो भी सिक्योरिटीज़ परचेज की हुई है ना, उसकी बेस पे ये आपको बताती है, OCI आपको बताती है कि आपका कितना लॉस हुआ है और कितना क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। उसके अलावा ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का इंटेग्रल पार्ट है, मतलब जब भी आप अपनी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो ना तो आपको OCI ज़रूर करनी पड़ती है अपनी इनकम स्टेटमेंट की। यह आपका इंटेग्रल पार्ट है, मतलब ये आपका मेन पार्ट है, इसके बगैर आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है उसको बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस है उसको हम फर्दर क्या डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास इसमें वो आइटम्स आ जाते हैं जिनको हम रिक्लासीफाई नहीं कर सकते। रिक्लासीफाई का मतलब है कि आप उनको दोबारा अगेन से आप उनका हेड चेंज नहीं कर सकते, आप उनको दोबारा राइट नहीं कर सकते। ठीक है, और सेकंड हमारे पास आ जाता है जिनको हम रिक्लासीफाई कर सकें। अब इनकी कैटेगरी हम चेंज कर सकते हैं, इसकी जो हेड है वो आप चेंज कर सकते हो, हम इसको रिक्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग भी कर सकते हैं और सब्सिक्वेंटली कर सकते हैं। मतलब जब भी कोई हमारे पास एंट्री हो ना, जब भी कोई चीज़ हमारे पास ऐड हो या कम हो कोई भी आइटम, तो हम उसके बाद फ़ौरन क्या कर सकते हैं, रिक्लासीफाई उसको कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं उसको
लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका फॉर्मेट आ जाता है। फॉर्मेट को आपने एज इट इज़ याद करना है, ये कोई आपका मतलब शॉर्ट के लिए आपने करना है तो ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको कर लें। इसमें क्या आएगा, आपकी सेल्स, रेवेन्यू, सारी चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ पे ये जो माइनस है ना, यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस शो कर रही है, यहाँ पे ये शो कर रही है कि इस जो कॉस्ट है इसको आपने माइनस करना है, ठीक है। ये माइनस किया, ये माइनस किया, लास्ट पे आके आपने क्या किया, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस फाइंड कर लिए। अब ये आपके स्टैंडर्ड हैं। अदर इनकम किस किस स्टैंडर्ड से आ रही है आपके पास, IAS 11, IAS 16, 20, 40, IFRS 9 और 15 स्टैंडर्ड जो है आपका, इससे ये सारी आ रही है, ठीक है। ये सारे इन्होंने स्टैंडर्ड पुट किए हुए, मतलब किस किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं, कौन कौन सा स्टैंडर्ड यहाँ पे ये चीज़ को रिकमेंड करता है, ठीक है। अब जो हमारे पास है प्रॉफिट, ये आ गया, और फाइनेंशियल एक्सपेंस आ गया, और उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया हमारे पास बिफोर टैक्स के लिए। और जब हम इनकम टैक्स अगर आपका गिवन है तो आप जब इसको अप्लाई करोगे तो इनकम टैक्स जितना भी आपका लगेगा उसको माइनस कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये आप किस में करोगे, अपने जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट होगी उसमें करोगे। और उसके बाद ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, इसको आपने शिफ्ट कर देना है अपनी OCI में। OCI में आप इसको फर्स्ट पे देखें, आपने शिफ्ट कर दिया OCI में दिस, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी एंट्रीज की सबको ऐड किया, और ऐड करके टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम आपने यहाँ पे लिख दी। इन कुछ चीज़ों को ऐड करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर ये आप जस्ट वैसे ही पढ़ लें। और अगर आपको यहाँ से कुछ चीज़ समझ नहीं आती पढ़ने के बावजूद, तो फिर आप क्या करें, कुछ मुझसे पूछें। एक्चुअली मैं आपको फॉर्मेट इसलिए नहीं करवा रही कि एक तो ये आपने एज इट इज़ याद करना होता है, और दूसरा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो हम लास्ट इस मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं ना फॉर्मेट्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कवर अप करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।